तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार वोटिंग जारी है और वोटिंग परसेंट भी बढ़कर अब मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो 26% के आसपास पहुंच चुका है। और तमाम खबरें भी लगातार हम आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं। कहीं से मशीन की गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, तो कहीं विवाद की स्थिति बन रही है, तो कहीं प्रत्याशियों को नजरबंद किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जिस तरीके से वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश की जनता को आगामी सरकार का इंतजार है, लेकिन किसको कितने विकास के नजरिए से देखा जाए वोट मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आपका सर। साथ ही हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सूर्यकांत जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, कितना अलग इस बार का चुनाव आप देख रहे हैं? क्योंकि 2018 में जो हुआ, उसके बाद 20 में जो देखा और अब 23 आ चुका है, कितना पहले से अंतर या कितना बदलाव इस चुनाव में, कितना अलग दिख रहा है? देखिए, इस चुनाव में जो बदलाव हो रहा उसका असर आज मतदान के दौरान देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा, शुरुआती 2 घंटे लें, फिर उसके बाद के 2 घंटे लें, तो इन चारों घंटों में पहले जहां 11.95 मतलब 12% के आसपास मतदान हुआ था, लेकिन जिस तेज़ी से मतदान हो रहा है और अगले 2 घंटे में आते आते वो करीब 28% के करीब पहुंच गया है। खास तौर पर अगर आप देखें तो शहरी इलाकों में भी इस बार मतदान अधिक हो रहा है और ग्रामीण इलाकों में भी मतदान की गति बरकरार बनी हुई है। तो इस दृष्टि से यह लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं मतदाता कुछ बड़ा करने के मिजाज से बाहर निकले हैं, वोट डालने के लिए निकले हैं। तो इसके जो चुनाव परिणाम जब आएंगे 3 दिसंबर को, तो बेहद अलग नज़र आएंगे। आपको लग रहा है कि बड़ा फेरबदल नज़र आएगा। दूसरा इसलिए और चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है कि पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उनके चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हों या तमाम बड़े नेता हों, पहली बार उन्होंने इतने दौरे, इतने सभाएं की और इतना ज़्यादा प्रवास किया है मध्य प्रदेश में, जितना शायद उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी नहीं किया होगा। मध्य प्रदेश में पहला मौका है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बने हुए इतना समय हुआ, उस बीच में करीब 3 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं। इन तीनों विधानसभा चुनाव में जितनी बार उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं की, रैलियाँ की हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा इस बार देखने को मिली है। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की कितनी बड़ी चुनौती थी। अगर चुनौती नहीं होती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में ना डेरा डालते, ना चुनावी सभाएं करते और ना ही प्रचार की कमान खुद पार्टी हाईकमान को अपने हाथों में लेनी पड़ती। दूसरा, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी या सत्तारूढ़ दल के विधायकों और मंत्रियों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उन्हें लग रहा है कि 2018 से कहीं अच्छा चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य है कि जिस तरह से पहले अंतर चल रहा था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, उस अंतर को पाटने में कहीं ना कहीं भाजपा के रणनीतिकार सफल रहे हैं और उस अंतर को उन्होंने बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो यह चुनाव इसलिए और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं इस समय। तो कांग्रेस के पास जो एकमात्र सीट है वो छिंदवाड़ा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को भी अपने राडार पर ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को ढहा दिया जाए, जिससे कि अगले लोकसभा चुनाव में 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो इसलिए यह चुनाव बेहद अहम है। और इसके अलावा एक चीज़ और बेहद महत्वपूर्ण है, अगर आप गौर करें तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना की जो योजना शुरू हुई है, उसके अलावा भी कई सरकार ने योजनाएं चुनाव के पहले शुरू की हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनावी रेवड़ियाँ बांटने का जो एक नया चलन चला है, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसका विरोध करते थे कि आप पार्टी अगर दिल्ली में इस तरह की रेवड़ियाँ बांट रही हैं तो उसका कहीं ना कहीं विरोध होता। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता करते थे, लेकिन उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई दी और कांग्रेस भी दिखाई दी। यही वजह है कि दोनों के मैनिफेस्टो में इस तरह के लुभावने वादे किए गए हैं। जी, निश्चित तौर पर फ्रीबीज जिन्हें रेवड़ियां कहा जा रहा है और लगातार प्रतियोगिता इसमें देखने को मिली है। और महत्वपूर्ण बात ये गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि लगातार ऐसा अगर चलता रहा तो प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए बेटर नहीं है। लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से टक्कर अब देखी जा रही है
230 विधानसभा सीटों का जो चुनाव है किस मुहाने पे खड़ा है, क्योंकि हमने देखा कि पहले जब 6 महीने पहले चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस को यहां पर एक छोटी सही लेकिन एक लहर देखने को मिली कांग्रेस की। कहा जाने लगा कि कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रचार का दौर शुरू हुआ, तमाम दिग्गज नेता यहां पर राष्ट्रीय नेताओं का आना जाना शुरू हुआ और केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर टिकट दिया गया बीजेपी की ओर से। तो किस तरीके से फिलहाल की स्थिति दिखाई देती है? क्या मुद्दे हावी रहे हैं या फिर आमना सामना यहां पर टक्कर का देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से इसका भी चुनाव चल रहा है, उसकी स्थिति में बीजेपी ने बड़े जोर शोर से इस बार चुनाव में आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है और यही कारण रहा कि पूरी जो मध्य प्रदेश की व्यवस्था थी वो केंद्र की हाथ में आ गई और पूरा बागडोर जो है केंद्र ने संभाल लिया और ये तय कर दिया गया कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से मंत्रियों को लगाया जाएगा और किन सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये पहले से तय कर लिया गया था और 6 महीने कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि हम जो 65 सीटों पे हम चुनाव हार चुके हैं उनमें बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन वो करने में कांग्रेस पीछे रह गई और बीजेपी आगे आ गई। बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जब घोषित की थी तो उसी में बड़ा संतुलन था। दूसरी बार जब घोषित की बीजेपी ने, दूसरा जब पार्ट दिया प्रत्याशियों का, उसमें भी देखिए तो चयन में सांसदों को उतार दिया गया। तो मुझे लगता है बीजेपी ने एक तगड़ी स्ट्रेटजी बनाई थी कि कारण यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से नाराजगी लोगों की चल रही थी, जिस तरह से बात आ रही थी बीजेपी की सीट बहुत कम हो जाएगी, तो उसको ठीक करने की व्यवस्था में बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया और बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर कई सारे लुभावने वादे भी किए और कुछ को परिणित भी कर दिया, जिसमें लाडली बहना एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी जो डायरेक्ट महिलाओं को लाभान्वित की। दूसरी बात, महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार जो ले आई, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में थोड़ा बहुत पड़ने जा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बीजेपी ने स्ट्रेटेजिक तरीके से, अच्छे तरीके से चुनाव प्रबंधन किया और जो ये स्थिति बन रही थी कि हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, बहुत कम सीटें आएंगी बीजेपी की, उसको ठीक किया है और कहीं ना कहीं चुनाव जो है समीकरण वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आ गया है और ये नेट टू नेट फाइट की स्थिति आ गई है। आप देखें तो कांग्रेस ने जो प्रयास किया था चुनावी समीकरण में, जिस तरह से टिकट बांटा था, उसमें कई सारे लोगों को टिकट काटा गया और इनके प्रत्याशी बागी होकर कांग्रेस से, और कई सारे सीटों पे ऐसे 15-20 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के बागी प्रत्याशी बीजेपी के भी हैं लेकिन कांग्रेस के बैठ नहीं पाए। बीजेपी ने अपने कई सारे प्रत्याशियों को बैठाने का प्रयास किया और बैठा भी दिया है। तो मुझे लगता है कि नेट टू नेट फाइट की है स्थिति और इसमें कितना अब समीकरण बदलता नजर आएगा, कितना लाभ लाडली बहना योजना का मिलेगा, ये तो 3 तारीख को ही तय हो पाएगा। बिल्कुल सर, चर्चा को जारी रखेंगे। आप दोनों को कुछ देर के लिए हम रोकना चाहेंगे और सीधे हम रुक करेंगे खंडवा की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए लगातार वहां पर कई खबरें, कई अपडेट्स सामने आते रहे, लेकिन अभी हम वोटिंग परसेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंट की, कितना खंडवा में पहुंच चुका है, कितना उत्साह प्रत्याशियों में, माफ कीजिएगा, वोटर्स में नजर आ रहा है अपने प्रत्याशियों को चयन के लिए? संचिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि खंडवा की जो 4 सीटें बहुत ही अहम है। यहाँ पर चारों सीटों की ओवरऑल बात की जाए तो लगभग 32% जो मतदान टोटल आ रहा है और सबसे ज्यादा मतदान की बात की जाए तो पंधाना में लगभग 40% मतदान हुआ है। मैं अभी हरसूद विधानसभा क्षेत्र में जोगीबेड़ा के मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ और यहाँ पर लगभग जो है 412 मत डाले जा चुके हैं। टोटल यहाँ पर 1200 वोटर हैं और पूरे हरसूद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लगभग अभी तक 35% मतदान हुआ है। अभी तक जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि अगर इतनी तेजी से मतदान हो रहा है तो शाम तक ये मतदान 70% तक जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो यहाँ पर कतार में खड़ी है, यही जो नजरिया सुबह से यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो महिला शक्ति है अगर ये वोट डालने के लिए यहाँ पर आती है और कतार में 2-3 घंटे तक खड़े होकर भी अपना वोट डालकर जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं मतदान करने को लेकर एक उत्साह बना हुआ है। जहाँ तक पुरुष मतदाता है उनकी भी बात करेंगे तो पुरुष मतदाताओं की आपको मैं लंबी कतार बताना चाहूंगा। यहाँ पर बड़ी धूप है और यह सड़क किनारे यहाँ पर बूथ है और यहाँ पर सड़क के पार भी धूप में लगभग 35 डिग्री तक का यहाँ पर तापमान है। उस तापमान में भी ये रोड पर खड़े होकर अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी और उनके सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस के थे उनके लिए भी यहाँ पर कमलनाथ खुद प्रचार करने आए थे। तो दोनों दलों ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी थी और उसी का परिणाम है कि मतदाताओं की लंबी कतारें इस बूथ पर भी हम देख रहे हैं। संचिता जी।
आपसे चाहेंगे कि जो अगर वोटर से चर्चाएं संभव है तो वो चर्चाएं भी जरूर करें। जी संचिता जी, हम यहाँ पर कुछ वोटर्स भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरह का माहौल है, आप लोग यहाँ पर आए हैं और मतदान के प्रति जो क्या है लोगों की रुचि? तो फिलहाल तकनीकी संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास में आऊंगा। सूर्यकांत जी, जिस तरीके से टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है, जिस तरीके से हमने देखा तमाम मुद्दे यहाँ पर हावी रहे, केंद्रीय नेताओं का आना जाना हुआ और दौरे लगातार जारी रहे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, ग्वालियर चंबल लगातार एक सियासत का, मध्य प्रदेश की सियासत का मुख्य केंद्र रहा है। ग्वालियर चंबल में आपको क्या स्थिति दिखाई देती है? क्या सिंधिया का जादू इस बार फिर चलेगा? क्योंकि पिछली बार जो बदलाव हुआ था वो यहीं से हुआ था, तो इस बार आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना तय है, क्योंकि उनका अपना प्रभाव है, उनका एक अपना ऑरा है और युवाओं में खास तौर पर उनको लेकर एक जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन सबसे गजब बात यह है कि यह वो अंचल है जहां पर तमाम मुद्दों के अलावा जातिवाद बेहद हावी रहता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे कद्दावर नेता, 2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 2 बार से केंद्रीय मंत्री भी हैं, चुनाव प्रबंधन समिति के भी अध्यक्ष हैं, राज्य में मंत्री भी रहे, नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उतारा है और वहीं के पास भिंड जिले की लाहौर सीट से नेता प्रतिपक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि इस पूरे अंचल में कहीं ना कहीं बेहद कड़ा मुकाबला इस बार बना हुआ है और कोई यह नहीं कहने की स्थिति में कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर आप दिमनी की बात कर लें तो दिमनी में 2 एक साथ छत्तीस मैदान में है, कांग्रेस प्रत्याशी भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। दोनों छत्तीस समाज से आते हैं, दोनों तोमर हैं, दोनों का अपना प्रभाव है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी पिछली बार उपचुनाव में जीत कर आए थे और नरेंद्र सिंह तोमर जी तो स्थानीय लोकसभा सांसद हैं ही। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में होने का, प्रदेश में सरकार होने का और केंद्र सरकार में होने का, उस क्षेत्र की जो उपेक्षा की गई, उस उपेक्षा का कहीं ना कहीं नुकसान नरेंद्र सिंह तोमर को उठाना। लेकिन इस बार बसपा भी मैदान में है, क्या कुछ भूमिका में बसपा यहाँ पर रहेगी? नहीं, अगर दिमनी सीट की बात की जाए तो बसपा ने वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। वहां पर सर्वाधिक जो मतदाताओं की संख्या, एक क्षत्रिय मतदाता है, दूसरे ब्राह्मण मतदाता है, वहां पर क्षत्रिय वर्सेस। ठीक है सूर्यकांत जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूं। इसी बीच बड़ी खबर शुजालपुर से, जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हुए, हंगामा देखने को मिला है। आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हुए हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री के सामने हंगामा हुआ, वोट डालने पहुंचे थे मंत्री इंदर सिंह परमार, जयंत सिकरवार, और मंत्री परमार ने कार्यकर्ताओं को समझाया है ईवीएम खराब होने की वजह से 30-40 मिनट तक मतदान रुका। कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हुए। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही चुनावी महाकवरेज स्वदेश न्यूज पर जारी है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में ये बड़ी खबर शुजालपुर से, जहां मतदान केंद्र पर हंगामा देखने को मिला है और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने हंगामा हुआ, वोट डालने पहुंचे थे मंत्री परमार। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ प्रदीप जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से सूर्यकांत जी भी पहले कह रहे थे कि वोटिंग परसेंट जो है इस बार चौंका रहे हैं, क्योंकि हर 2 घंटे में एक अच्छी स्थिति हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कहा जाता है अक्सर कि जब भी वोटिंग परसेंट ज्यादा होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। जैसे कि हम बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, दोनों ही कोशिश कर रही हैं कि सत्ता में आए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या बीजेपी के लिए कुछ एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसके 2-3 कारण है। एक तो कारण ये है कि दीपावली इसी बीच में फंस गई और छठ का त्योहार भी है, तो जो बाहर के हमारे जो लोग सर्विस पे थे या व्यापार करने जा रहे थे वो शहर क्षेत्र में आए हुए हैं और वो भी वोट में भाग लेकर जा रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि जो इस बार जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने कई जगह जागरूकता अभियान चालू किया है और आम नागरिक समाज सेवियों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चालू किया गया था, उसमें भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखें, आदिवासी क्षेत्र जो भी है, ढिंडोरी, बालाघाट, मंडला, यहाँ भी वोट परसेंट अब बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अब इस बार मतदाता जागरूक हो गया है, उसको समझ में आने लगा है कि हमारे वोट का कितना महत्व है, एक एक वोट का महत्व लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए इस बार वोट का प्रतिशत मुझे लगता है कि 70 से प्लस जाएगा। मेरे अनुसार अगर शाम तक वोटिंग हुई अच्छे तरीके से, इसी तरीके से वोटिंग होती रही तो 80 के आसपास वोट प्रतिशत इस बार जाएगा। तो लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नकारात्मक भाव हो सकता है। देखिए, जरूर है कि सरकार काफी दिनों से है, लेकिन इसके कई सारी योजनाओं का लाभ भी पिछली बार आप देखें इतनी नकारात्मकता थी, लेकिन नेट टू नेट फाइट हुई और
फिर भी 4-6 सीटों से बीजेपी पीछे रह गई थी। तो हमारा ये मानना है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना का जो लाभ लोगों को मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस बार भाजपा सरकार को मिलेगा। और यही कारण है कि आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटिंग बढ़ चढ़ के हो रही है। इसलिए कि 1.5 करोड़ जो 101 करोड़ 30 लाख महिलाओं को जिस तरह से लाडली बहना डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसको सरकार को मिलता नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल इसे कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने इसे तुरुप का इक्का के रूप में पेश किया है। रोकना चाहूंगी आपको कुछ देर के लिए, एक बार फिर से हम सीधे रुक करेंगे राजधानी भोपाल की ओर। हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंट की हम बात कर रहे हैं, लगातार बढ़ रही है, 26-27 के आसपास मतदान प्रतिशत पहुंच चुका है। भोपाल में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, भोपाल की भी सभी सीटों पे, 7 सीटों पे सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और ये वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक चलेगी। शुरुआती घंटों में वोटिंग का परसेंटेज और वोटिंग की स्पीड काफ़ी धीमी थी, लेकिन अब 6 से 6.5 घंटे हो चुके हैं और लगभग 19 से 20% के ऊपर वोटिंग जो भोपाल की 7 सीटें उन पे हो चुकी। और देखा जाए तो भोपाल में पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, एमपी के मन में मोदी का जलवा दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी वोटिंग होने की खबरें हैं। लेकिन नरेला और उत्तर विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वोटिंग करने की, वो सुबह से शाम तक थी। तो इस वक्त हम खड़े हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा का ये पोलिंग बूथ है और ये मॉडल स्कूल इसे कहा जाता है। और यही मॉडल स्कूल है जहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी स्कूल की। और यहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया, यहाँ पे 6 पोलिंग सेंटर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ लोग बड़ी सुबह से ही वोट डालने आए हैं और अभी 1 बजे के बाद यहाँ पे वोटिंग में काफ़ी तेज़ी आई है और अब लाइनें लगी हुई हैं, पुलिसकर्मी अपनी पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं और लगातार लोग वोट डाल रहे हैं। और वोट डाल के कुछ लोग वापस भी निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए। अभी तो मेरा मिला ही नहीं है, वोट ही नहीं, आपको क्या कुछ दिक्कत आ रही पर्ची में? मेरा 79 है, तो ये मैं ढूंढ रहा हूँ 79। अभी 152 तो है ही, पर 79 ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर डलेगा मेरा वोट। लेकिन बड़ा टी शर्ट वगैरह पहन के तैयार होकर वोट डालने आए? नहीं, सोकर उठा था, नहाकर आया वोट डालने। तो हमारा कीमती एक वोट है, एक वोट कीमती है ना। तो आपने देखा कि ये युवा वोटर है और इनका साफ कहना है इनकी पर्ची में कुछ नंबर्स में गड़बड़ हो गई है और इनका साफ कहना है कि मैं हर हाल में वोट डालना चाहता हूं और मैं युवा वोटर हूं और मेरा वोट बड़ा कीमती है। लोगों में बड़ा उत्साह है और दोपहर के बाद खासकर महिलाओं की संख्या भोपाल की न केवल दक्षिण पश्चिम सीट में बल्कि सभी सीटों में महिलाओं के वोटर्स की संख्या लगातार आने की बढ़ रही है और शाम तक उम्मीद है कि 4 से 6 के बीच में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ेगा। और जहाँ तक हम बात करें इस सीट की, तो इस सीट में दिग्विजय सिंह के समर्थक पीसी शर्मा पूर्व मंत्री कांग्रेस से लड़ रहे हैं और संगठन की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का मजबूत संगठन है उसकी तरफ से भगवान दास साबनानी उम्मीदवार है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीट में बड़ी कांटे की टक्कर है क्योंकि भगवान दास भी जमीनी कार्यकर्ता है और पीसी शर्मा भी जमीनी कार्यकर्ता और लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जुड़े हुए नेता हैं। निश्चित तौर पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और स्वदेश न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है कि सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुज जी। जिस तरीके से सुबह से ही मतदान जारी है, 230 सीटों को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल सीट का जिक्र हमने किया और जिस तरीके से कांटे की टक्कर वहां देखने को मिल रही है, वहीं एक जो मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं। 66 ये वो सीटें हैं जहां पर जिस तरीके से पिछले विधानसभा की हम बात करें तो बीजेपी को यहां पर फायदा मिला था, लेकिन फिलहाल इस बार क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है। और आदिवासी यहां पर वोटर्स काफी संख्या में है, महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा सपा बसपा मैदान में है, तो त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। आपको क्या कुछ यहाँ की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, अगर मालवांचल की बात की जाए तो मालवांचल में पिछली बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान उठाना पड़ा था। और यही वजह रही कि कांग्रेस की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली, राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेकर निकले तो उसी अंचल से होकर निकले और वो अंचल है वो जहाँ पर सर्वाधिक आदिवासी लोग रहते हैं। और अगर माना जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे जो अच्छा इलाका माना जाता है वो उसका जो केंद्र है वो इंदौर होता है। इंदौर आर्थिक राजधानी भी कही जाती है मध्य प्रदेश की, उद्योगों की राजधानी भी कही जाती है और वहाँ से बड़े बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आते हैं। तो उस अंचल पर कांग्रेस का फोकस है कि पहले 2018 के चुनाव में जो स्थिति थी
उसे बरकरार रखा जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ कहीं ना कहीं वो अपने पुरानी जो उसका गढ़ था उसे फिर से गढ़ के रूप में स्थापित किया जाए। उस अंचल में भी बागियों का बड़ा जलवा है। बसपा और सपा का प्रभाव उस अंचल में नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा जैश का प्रभाव और दूसरा बागियों का प्रभाव। अगर आप बात करें बुरहानपुर की, तो वहाँ पर अर्चना चिटनिस चुनाव लड़ रही हैं, जो पूर्व मंत्री भी रही है भारतीय जनता पार्टी की। पिछला चुनाव वो हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उन्हें फिर टिकट दिया है, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लगातार कई बार सांसद चुने गए नंद कुमार सिंह जी चौहान, उनके बेटे बागी होकर टिकट न मिलने के कारण मैदान में खड़े हो गए। लेकिन आदिवासी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है इस बार, क्योंकि हमेशा वो कांग्रेस को समर्थन देते आए हैं, कांग्रेस की परंपरागत सीटें यहाँ पे रही हैं। इस बार क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े कार्यक्रम आदिवासियों को साधने के लिए इस बार बीजेपी ने किए हैं? देखिए, कार्यक्रम किए हैं, लेकिन वहाँ पर जैश सबसे मजबूत संगठन है जो आदिवासियों पर बड़ा प्रभाव रखता है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि उन्होंने उस संगठन के मुखिया डॉक्टर हीरालाल अलावा को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना होकर कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस को उस क्षेत्र में बढ़त मिली। और आदिवासी की जो सीटें हैं, उन सीटों में सर्वाधिक सीटें किसको मिली? कांग्रेस को मिली। लेकिन इस बार गोगापा में भी मतभेद हो गया और वो उसमें दो फाड़ हो गए। तो एक ग्रुप ने निर्दलीय के रूप में अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है और गोगापा का उन्होंने समर्थन दिया है, और दूसरे दल के रूप में डॉक्टर हीरालाल अलावा फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब उसमें दो फाड़ हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की तमाम आदिवासियों के लिए योजनाएं चलाई, फिर तमाम तरह के उनके जो पुराने नेता रहे हैं या जिन्हें वो आदर्श मानते हैं, उन नेताओं के नाम पर बड़े बड़े आयोजन किए हैं, और तो उसका कहीं ना कहीं फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बिल्कुल सूर्यकांत जी, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी भोपाल से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मतदान किया है, और इस मतदान करने के दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेस इस समय अपने मूल आपराधिकरण की प्रवृत्ति पर उतर आई है। हार की खींच के कारण कांग्रेस को डिस करने का प्रयास करती है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर चुनाव लड़ रहा है। इस बार हमने किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी। किसी भी कोने में भाजपा के कार्यकर्ता मजबूती से जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस व्यवधान डालने का प्रयास करेगी ताकि मतदान बाधित हो। भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता गरीब कल्याण की योजनाओं पर वोट डाल रही है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मतदान किया। कांग्रेस इस समय अपने मूल आपराधिकरण की प्रवृत्ति पर उतर आई, ये कहना है वीडी शर्मा का। और क्या कुछ कहा वीडी शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस इस समय अपनी मूल अपराधीकरण की प्रवृत्ति पर उतर आई है। हार की खींच के कारण कांग्रेस जगह जगह पर गुंडाइज्म करने का जो प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रहा है। इस बार हमने किसी प्रकार की गड़बड़ियां होने नहीं दी है। कार्यकर्ता ताकत से मैदान में उतरा है। कड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति जो लोगों को चुनावी मैदान में उन्होंने उतारा, जिनके ऊपर इनाम जारी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस हार की खींच के कारण से इस प्रकार की घटनाएं कर रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता का आशीर्वाद विकास और गरीब कल्याण के साथ है। हमारे साथ प्रदीप जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, मेरा प्रश्न आपसे है, जिस तरीके से देखा जाए इस बार चुनाव बेहद अलग नजर आ रहा है, इसका रंग भी अलग है। चुनाव प्रचार तरीके हुए हमने प्रत्याशियों के और स्टार प्रचारकों के अलग अलग देखे, लेकिन इस बार सीएम की कुर्सी पर लगातार सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह भी कहते नजर आए कि सवाल ये नहीं है कि सीएम कौन होगा, पार्टी तय करेगी, यानी कि जाहिर है कि वो इस बार शायद सीएम ना बन पाए। इसके पहले भी आपको याद होगा एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि अगर चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को कई विधायकों की सीट में लड़ाया गया है। प्रहलाद पटेल की हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की। क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ इस बार उलटफेर या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर मामा की इस समय परिस्थितियां उनकी मामा के अनुकूल नहीं है, और यही कारण रहा है कि आप जब संगठन का चुनाव तय हुआ था तो काफी पहले से ही, ये साल डेढ़ साल पहले से ही मांग उठने लगी थी
कि शिवराज जी को बदल दिया, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए पार्टी को। और ये पार्टी के अंदर ही कई बार ये बातें उठी और केंद्रीय नेतृत्व को एक बहुत सारे लीडरों ने बात कही कि सरकार में मुख्यमंत्री को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि शिवराज को बदलना इतना कठिन नहीं है। कारण ये है कि शिवराज जी का जो ओहदा है वो सारे क्षेत्रों में, महाकौशल में भी प्रभाव है, बिंद में भी है, ग्वालियर, चंबल और मालवा में भी है। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी को इतना सरल नहीं ले रही थी पार्टी। इसी कारण पार्टी ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे आने वाले, कारण यह है कि 2024 में भी चुनाव है लोकसभा का, और इस वजह से कोई ऐसा पार्टी निर्णय नहीं लेना चाहती जिससे विवादित हो जाए पार्टी और पार्टी को खुद को नुकसान उठाना पड़े। तो केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी जो मध्य प्रदेश की जो कमान थी वो अपने हाथों में ले ली और उन्होंने तय किया कि हम किसी को बदलेंगे नहीं, लेकिन टिकट हम अपने हिसाब से बांटेंगे। जो समीकरण बनेंगे, जो वहां से क्षेत्र से निकल के आएंगे नाम, और उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जो जीतने योग्य होंगे। तो इसीलिए आप देखें कि बारी बारी करके लिस्ट जारी की गई थी और यही कारण रहा कि बीजेपी नेतृत्व आज बड़ी तेज गति से चुनाव लड़ रहा है। और इसमें कई जगह आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब ग्वालियर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको खाली मतदाता को खाली फूल देखना है और फूल पर ही वोट करना है। तो बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, सीधे तौर से कहना था कि आपको किसी मुख्यमंत्री के लिए बात नहीं करनी है, किसी नेता के लिए बात करनी है, आपको परोक्ष रूप से ही भाजपा को वोट करना है और भाजपा ही, कमल का निशान ही आपके लिए बेहतर है। तो ये पहले से केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया था कि अगली बार शिवराज जी को नहीं रहना है और यही कारण रहा कि उनको लास्ट में इस सभा में कहना पड़ा शिवराज जी को। तो मुझे लगता है कि अंदरूनी खाने में बीजेपी के बहुत कुछ चल रहा है। अब ये चुनाव का जो परिणाम है वो 3 तारीख को तय करेगा कि किस पड़ला जाएगा ये। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले हम सभी ने देखा कि पहले उनको साइडलाइन किया गया, चौथी सूची में उनका नाम सामने आया और साथ ही अब जिस तरीके से माहौल बदला, 160 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की हैं, तो क्या बीजेपी उनकी लोकप्रियता को आंकने में आप कहें कि आकलन उनका नहीं कर पाई? निश्चित तौर पर देखिए, शिवराज जी एक बड़ा कद है और शिवराज जी सीधे जनता से जुड़े हुए। आप जब शिवराज जी से मिलिए, देखिए कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा अंतर रहा है। कांग्रेस के जो बड़े लीडर रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे जब और सज्जन सिंह वर्मा हो, गोविंद सिंह जी हो, इनका इंटरेक्शन सीधे जनता से नहीं रहा है। लेकिन शिवराज जी एक ऐसे लीडर है जी जनता के बीच जाते हैं तो सामूहिक रूप से अपने सिक्योरिटी को तोड़कर और जनता के बीच में चले जाते हैं। आम नागरिक से अगर मिलना होता है तो उसके बीच में घुस जाते हैं और उसको सांत्वना देकर निकल आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मार्मिक जो चिन्ह है वो कहीं ना कहीं शिवराज जी के पूरे उसमें चलता है। इसी कारण भाजपा शिवराज जी को माइनस नहीं कर पाई और ज्यादा से ज्यादा डिमांड आप देखें, जितनी भी अब सभाएं शिवराज जी को हुई उससे ज्यादा सभाएं किसी बड़े नेता की नहीं हो पाई। कारण ये रहा था सबसे ज्यादा शिवराज जी की डिमांड रही, चाहे वो विंध्य क्षेत्र में रहा हो, चाहे महाकौशल में हो, चाहे ग्वालियर में हो, और उनका प्रभाव भी है मतदाताओं के बीच में। इसलिए कि उनको कैसे मतदाताओं को हम अपने पक्ष में करना है, ये जो फार्मूला है ये शिवराज जी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो गरीब के बीच में भी पहुंच जाते हैं और उद्योग जो बड़े व्यापारी हैं उनके बीच में भी जाकर के उनको भी संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि बीच का जो सामंजस्य बनाने की स्थिति है वो शिवराज जी में बहुत अच्छी है। अन्य नेताओं, चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सूर्यकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की तस्वीरें सामने आई हैं वाकई ये चौंका देने वाली हैं। हालांकि इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का कि यहाँ पर नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं, कौन सत्ता में वापस आ रहा है। हालांकि जनता का अपना मत है, लेकिन जनता इस बार जागरूक जरूर नजर आ रही है और कह रही है कि हम चुनाव में सहभागिता इसलिए कर रहे हैं कि विकास हो और वोट भी उसी को देंगे जो विकास की बात करेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर अग्नि परीक्षा का दिन है और आज जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। 3 दिसंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा और देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो दावे फिलहाल किए गए हैं वो दावे जमीन पर कितने सच साबित हो पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही और स्वदेश न्यूज पर सुबह से लेकर दिन भर चुनावी कवरेज लगातार जारी है। आगे भी ये कवरेज जारी रहेगी। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।